नमस्कार साथियों, आज कक्षा 12 की किताब के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 है, 1830 के दशक में अशोक के अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी और खरोष्टी, दो लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। प्रश्न नंबर 3 आता है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी राजा का नाम लिखा गया है। पियदस्सी का अर्थ क्या है? तो पियदस्सी का अर्थ क्या होगा? मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर, मन को हरने वाली, जो जिसकी मुखाकृति है, वह राजा। साथियों, इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मौर्य काल में किस राजा को पियदस्सी की उपाधि दी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा अशोक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कई प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ऐसे राज्यों को क्या कहते थे? तो उत्तर है गण और संघ। गण और संघ कहते थे। अगला प्रश्न है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने किन ग्रंथों की रचना शुरू की थी? तो उत्तर आ जाएगा धर्मशास्त्र की। देखिए साथियों, कुछ प्रश्न से उत्तर बनते हैं और कुछ उत्तरों से प्रश्न बन जाते हैं, तो हर चीज को हमको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। इस शब्द का क्या अर्थ है? जो राजगाह शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो राजाओं का घर। राजगाह को राजगृह भी कहते हैं, राजाओं का घर। अब इसमें देखो 3 प्रश्न बन जाते हैं कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगाह। या फिर प्रारंभ में राजगाह कहाँ की राजधानी थी? मगध की। इस शब्द का अर्थ बताइए, राजाओं का घर। अगला प्रश्न लेते हैं, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किसे बनाया गया था? तो पाटलिपुत्र को। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र को। वर्तमान में इसका आधुनिक नाम क्या है? पटना। बिहार की जो राजधानी है, पटना। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? या फिर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए थे। ये प्रश्न भी आता है काफी बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या फिर किसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। घुमाकर भी पूछ सकते हैं प्रश्न को कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। लेकिन संबंधित किससे? राजनीतिक व्यवस्था से। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर होगा कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के वैसे 2 और नाम देखने को मिलते हैं, एक चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त, लेकिन आपको याद रखना है कौटिल्य के द्वारा। चलो, तो हंसते मुस्कुराते हुए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म का प्रचार किया। धम्म से क्या आशय है? तो देखो, धम्म का आशय है बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर। अशोक ने मानवता को धर्म से ऊपर स्थान प्रदान किया, वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? तो पहला प्रमुख राजनीतिक केंद्र था उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना। और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, देवपुत्र की उपाधि, देवपुत्र मतलब देवता के पुत्र, देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे लगाई थी? तो कौन सा वंश था वो? कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि अपने नाम के आगे लगाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 14, कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां, कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? तो कहां से होती हैं? उत्तर प्रदेश, जहां पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। में मथुरा के पास एक स्थान है माट, मूर्तियां किससे बनती? मिट्टी से। तो कौन सा स्थान है? माटी नामक स्थान से। तो माट नामक स्थान से कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। 15वां प्रश्न है, गुप्त शासकों का इतिहास किसकी सहायता से लिखा गया है? तो साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से। गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। तो एक प्रश्न तो यहाँ पर ही बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। इसके लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है, इसके लेखक कौन है? हरिशैन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशैन। हरिशैन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि। एक प्रश्न ये बन जाता है कि हरिशैन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि। तो इसमें 3 प्रश्न बन जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसके लेखक कौन है? हरिशैन। और हरिशैन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कौन सी भाषा में? पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो छोटे किसान होते थे और छोटे जमींदार होते थे, छोटे किसान और जमींदारों के लिए, छोटे किसान और जमींदारों के लिए। 19वां प्रश्न है, मनुस्मृति जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन मतलब 400 वर्षों के बीच में लिखा गया, यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी भाषा है? देववाणी, संस्कृत, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सफलता प्राप्त करने की इस डगर में हम और आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो थे बाण भट्ट। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बाण भट्ट, जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट कौन थे? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? हर्षचरित। अगला प्रश्न देखो, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। 22वां प्रश्न, अग्रहार भूमि किसको दी जाती थी? अग्रहार भूमि किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को। 23वां प्रश्न आता है, श्रेणी किसे कहा जाता था उस समय पर? श्रेणी कहते थे उत्पादकों और व्यापारियों के जो संघ होते थे उनको श्रेणी कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी? तो एक यूनानी यात्री था जिसने पुस्तक लिखी थी, उसके नाम का पता नहीं है अभी तक। जैसे पेरिप्लस शब्द का जो अर्थ है वो है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन शब्द का अर्थ है लाल सागर। ये दोनों यूनानी वर्ड्स हैं, पेरिप्लस और एरिथ्रियन। पेरिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा, एरिथ्रियन शब्द का अर्थ है लाल सागर।
आगे चलते हैं सिक्कों की तरफ। सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए गए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए गए उन्हें क्या कहते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के। क्या बोलते हैं उनको? पंचमार्क या आहत सिक्के। ये सिक्के दो धातु के बने होते थे, चांदी के या तांबे के। जो पंचमार्क या आहत सिक्के होते थे वो चांदी या तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए? सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। जो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी वो भी किसने की थी? कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में थे? प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। इसी के साथ ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।